हेलो एवरीवन। तो अपने लोग अब ऑडिट एंड एश्योरेंस का यूनिट नंबर 5 करेंगे भाई। ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म कर लिया है। यूनिट नंबर 1 2 3 वहां पे 7 खत्म कर लिए, 6 खत्म कर लिए, बस यूनिट 5 और 4 बचा हुआ है। तो आइए यूनिट नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि 15 मार्क्स का है, कंपनी ऑडिट। ये कंपनी ऑडिट पढ़ने वाले हैं दोस्तों कि कंपनीज में ऑडिट किस तरीके से होती है, कैसे होती है, उसका क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि 15 मार्क्स के लिए आएगा दोस्तों। अभी तक अपने लोग ने क्या क्या कवर कर लिया? अपने लोग ने अभी तक यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 6 खत्म कर लिया है, जहां पे मैंने आपको 60 मार्क्स का कवरेज करवा दिया है। क्योंकि ऑप्शंस भी आएंगे ना ऑडिट के पेपर में, तो 60-70 मार्क्स का कवरेज ऑलरेडी हो चुका है। अब मैं आप सबको करवा रहा हूँ 5, यूनिट नंबर 5 भी मैं करवा दे रहा हूं, जहां से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आने की संभावना है। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, यहां से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसीलिए पढ़िएगा इसको अच्छे से। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले अपने लोग 5 मार्क्स का क्वेश्चंस करने जाते हैं। तो भाई लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। एक बार लाइक कमेंट शेयर तो बनती है, सुबह से पढ़ा रहा हूँ, आंख भी लाल हो चुकी है, तबीयत भी खराब हो चुकी है, तो आप लोग प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर से जरूर कीजिए। यूनिट नंबर 5, आइए देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्टेट द क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ए कंपनी ऑडिटर एज पर कंपनीज एक्ट 2013। इसका मतलब क्या होता है कि कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से एक कंपनी ऑडिटर का क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन क्या है, बेसिकली ये हम लोग को बताने के लिए बोला है। ठीक है, अगर सीधी सी बात है कि अगर एक कंपनी ऑडिटर बनने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, कौन कौन सा क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर आप एक कंपनी ऑडिटर बनना चाहते हो तो कौन कौन सा क्वालिफिकेशन चाहिए? सीधा सा बात है कि अगर आप कंपनी ऑडिटर बनना चाहते हो तो आपको चाहिए चार्टर अकाउंटेंट। आप अगर सीए हो तो आप कंपनी ऑडिटर बन सकते हो। आपके पास एक सीए फर्म भी होना चाहिए। आप ऐसा नॉर्मल सीए नहीं, एक सीए फर्म भी होना चाहिए। सीए तो हो ही, लेकिन सीए फर्म भी आपके पास होना चाहिए, फिर जाके आप कंपनी ऑडिटर बन सकते हो। आपके पास एक फर्म है, फर्म वर्म चलाते हो नॉर्मली तब। और आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी होना चाहिए। वो सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस सर्टिफिकेट में लिखा हुआ हो कि आपको प्रैक्टिस करने दिया जाता है नॉर्मली, फिर जाके आप एक कंपनी ऑडिटर बनना। ठीक है, सो एक कंपनी ऑडिटर बनने के लिए आपको सबसे पहले सीए बनना पड़ेगा। उसके बाद आपको नॉर्मली फर्म ऑफ, आपके पास फर्म होना चाहिए, फर्म। आप सीए फर्म में हो, नॉर्मली ऐसा हो। और आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी होना चाहिए, जहां पे ये अप्रूवल रहे, जहां पे ये अप्रूवल रहे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अब कौन कौन कंपनी ऑडिटर नहीं बन सकता, कौन कौन कंपनी ऑडिटर नहीं बन सकता, इसको हम लोग बोलते हैं कि डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ ए कंपनी ऑडिटर। तो सेक्शन 143 क्लॉज 3 बोलता है कि कौन कौन जो है कंपनी ऑडिटर नहीं बन सकता। सबसे पहले एक ऑफिसर या एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। अगर कोई कंपनी का ऑफिसर है या खुद का एम्प्लॉय है तो वो ऑडिटर नहीं बन सकता। ऑडिटर हमेशा आउटसाइडर हो। या फिर पार्टनर या एम्प्लॉय ऑफ द ऑफिस। अगर कोई पार्टनर है या एम्प्लॉय है, कोई भी अगर एक कंपनी का कर्मचारी है तो वो अपना ही कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता भाई। ठीक है, इंटरेस्ट इन द कंपनी। अगर किसी का भी वो कंपनी में इंटरेस्ट है, किसी का भी उस कंपनी में फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, जैसे कि शेयर होल्डर्स हो गया, स्टेक होल्डर्स हो गया, वो लोग ऑडिटर नहीं बन सकता। अगर मान लीजिए कोई उस कंपनी में 50% शेयर पे इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो उस कंपनी में ऑडिटर नहीं बन सकता। फिर बात है कि इंडेटनेस। इंडेटनेस का मतलब है अगर व्यक्ति कंपनी का कर्जदार हो, अगर उसने उस कंपनी से कर्जा लिया हुआ है तो उस कंपनी का ऑडिटर वो नहीं बन सकता। ए पर्सन इंडेटेड टू द कंपनी बियॉन्ड प्रेस्क्राइब्ड लिमिट कैन नॉट बी बिकम ऑडिटर। फिर बिजनेस रिलेशनशिप। अगर उस कंपनी के साथ किसी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, किसी भी दूसरा कंपनी का उस कंपनी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो वहां का आदमी लोग उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। ठीक है, और कन्विक्टेड पर्सन। अगर एक ऐसा पर्सन है जो जो मतलब क्रिमिनल है, क्रिमिनल, तो क्रिमिनल लोग भी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। क्रिमिनल लोग भी ऑडिटर नहीं बन सकता नॉर्मली। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन में पढ़े कि क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ कंपनी ऑडिटर। एक कंपनी का ऑडिटर कौन बन सकता है उसको बोलते हैं क्वालिफिकेशन, और कौन कौन नहीं बन सकता उसको बोलते हैं डिसक्वालिफिकेशन। तो अगर आप चार्टर अकाउंटेंट है तो कंपनी का ऑडिटर बन सकते हैं, और आपको एक फर्म भी रहना पड़ेगा, आपके पास एक फर्म भी रहना पड़ेगा। अगर आपके पास एक फर्म है और फर्म में आप प्रैक्टिस करते हो, ठीक है,
सीधी सी बात है कि आप सीए होने चाहिए, आपके पास सीए फर्म होना चाहिए और उस फर्म में आप प्रैक्टिस करते रहना चाहिए और आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस रहना चाहिए, फिर जाके आप एक कंपनी ऑडिटर बन सकते हो। अब कौन कौन कंपनी ऑडिटर नहीं बन सकता है? अगर जिस जिस कंपनी का ऑडिटर होने वाला है उस कंपनी का खुद का एम्प्लॉय या ऑफिसर, वो नहीं बन सकता नॉर्मली। अगर कोई पार्टनर है उस कंपनी का तो वो उसी सेम कंपनी का कंपनी ऑडिटर नहीं बन सकता। अगर उस कंपनी में किसी का इंटरेस्ट है, किसी का फाइनेंशियल इंटरेस्ट है उस कंपनी में, तो उस कंपनी का वो ऑडिटर नहीं बन सकता। अगर कोई कर्जदार है, अगर उस कंपनी का कोई कोई अगर कर्जदार है, क्रेडिटर्स है, तो याद रखिएगा कि वो भी उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता नॉर्मली। अगर उस कंपनी के साथ किसी का रिलेशनशिप है, नॉर्मली किसी के साथ बिजनेस रिलेशनशिप है, उस कंपनी का दूसरे कंपनी के साथ बिजनेस रिलेशनशिप है, तो वहां का इंसान लोग यहाँ का ऑडिटर नहीं बन सकता। ठीक है। और कन्विक्टेड पर्सन, अगर कोई क्रिमिनल है तो वो ऑडिटर नहीं बन सकता। अगर मान लीजिए कोई फ्रॉड किया हुआ है ऑलरेडी, तो वो ऑडिटर नहीं बन सकता उस कंपनी का। ठीक है, क्लियर है? तो कौन कौन ऑडिटर बन सकता है, कंपनी ऑडिटर कौन कौन नहीं बन सकता है, आप लोग को बता दिए, लिख दीजिए। अब यहां पे बोला गया है कि व्हाट आर द राइट्स ऑफ एन ऑडिटर अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, कि कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से एक ऑडिटर का क्या क्या अधिकार होता है। एक ऑडिटर का क्या क्या अधिकार होता है? सबसे पहले एक ऑडिटर का अधिकार होता है कि वो सारा का सारा बुक्स एंड रिकॉर्ड्स को चेक कर सकता है, राइट टू एक्सेस टू बुक्स एंड रिकॉर्ड्स। एक ऑडिटर का एक सबसे सबसे पहला अधिकार रहता है कि वो सारे के सारे बुक्स, अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स को वो चेक कर सकता है। राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन, एक ऑडिटर जो है वो सारा इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन निकलवा सकता है उस कंपनी से, कोई दिक्कत नहीं है। राइट टू विजिट ब्रांचेस, एक ऑडिटर जो है वो ब्रांच विजिट कर सकता है। एक कंपनी के 50-60 तो ब्रांच रहते हैं, तो वो ब्रांचेस को भी विजिट कर सकता है, चाहे तो वो ब्रांच ऑफिसेस को भी विजिट कर सकता है वेरिफिकेशन के लिए, ऑडिटिंग के लिए। राइट टू रिसीव नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, एक ऑडिटर जो है उसको पूरा का पूरा अधिकार है कि उसको नोटिस मिले जनरल मीटिंग का। अगर एक कंपनी जनरल मीटिंग करवाने वाली है तो एक ऑडिटर भी वहां पे प्रेजेंट रहेगा, उसको भी नोटिस मिले। राइट टू अटेंड जनरल मीटिंग, एक ऑडिटर को जनरल मीटिंग अटेंड भी करना पड़ता है, अधिकार है। एक ऑडिटर वो जनरल मीटिंग को अटेंड भी कर सकता है, कंपनी का जो एजीएम होता है वहां पे वो अटेंड भी कर सकता है। राइट टू साइन ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, एक ऑडिटर का ये भी अधिकार है कि वो ऑडिट रिपोर्ट पे साइन कर सकता है, सीधा सा बात है। बात करते हैं कि व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, मतलब एक ऑडिटर का क्या क्या ड्यूटीज रहता है। सिंपल सा बात है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन कर सकता है। एक ऑडिटर क्या क्या कर सकता है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन कर सकता है नॉर्मली। ठीक है, रिपोर्टिंग ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू, सीधा सा बात है, एक ऑडिटर जो है वो इंडिपेंडेंट रहेगा हमेशा। एक ऑडिटर जो है वो बाइस्ड रिव्यू नहीं देगा, वो हमेशा ट्रू एंड फेयर व्यू देखेगा हमेशा, कि क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू की तरफ से किया गया है कि नहीं किया गया है, ये देखेगा नॉर्मली। फिर कंप्लायंस विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक ऑडिटर का ये भी काम है देखना कि सारा का सारा काम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक ऑडिटर जो है वो वेरीफाई करेगा कि सारा का सारा काम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से हुआ है कि नहीं हुआ है, कंप्लायंस विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंक्वायरी इनटू स्पेसिफिक मैटर, अगर ऑडिटर को कोई स्पेसिफिक मैटर में घोटाला लगा तो वो इंक्वायरी कर सकता है, इंक्वायरी बिठा सकता है। अगर एक ऑडिटर को कोई स्पेसिफिक मैटर जैसे कि लोन हो गया, एडवांस हो गया, ट्रांजेक्शन हो गया, अगर कहीं भी घोटाला लगा तो वो इंक्वायरी बिठा सकता है। फिर एक ऑडिटर फ्रॉड्स और एरर को वो डिटेक्ट कर सकता है, ये उसका ड्यूटी है। एक ऑडिटर जब ऑडिट करने आता है तो वो फ्रॉड्स एरर्स को डिटेक्ट कर सकता है बेटा। और रिपोर्टिंग ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, तो इंटरनल मैनेजमेंट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसके बारे में भी रिपोर्ट करना ऑडिटर की जिम्मेदारी है, कर सकते हैं ऑडिटर। ये सब ड्यूटीज है ऑडिटर के, पढ़ लीजिएगा इसको, ये सब ऑडिटर का ड्यूटीज है। अब बात करते हैं अपने लोग ब्रांच ऑडिट क्या होता है, जरा समझिए ब्रांच ऑडिट। ठीक है, ब्रांच ऑडिट क्या होता है? तो ब्रांच ऑडिट का मतलब है जब एक ऑडिटर ब्रांच ऑफिसेस में विजिट करता है और ब्रांच ऑफिसेस में जाके नॉर्मली ऑडिट करता है। नॉर्मली मान लीजिए कि मेरा एक ब्रांच है कोलकाता में,
और मेरा एक ब्रांच है दिल्ली में, एक ब्रांच है मुंबई में, ऑडिटर कोलकाता वाला ऑफिस भी गया है और दिल्ली वाला ऑफिस भी गया है, मुंबई वाला ऑफिस भी गया है, ब्रांच ब्रांच जाके ऑडिटर मेरा अकाउंट्स को वेरीफाई कर रहा है कि मैं जाली तो नहीं हूं, तो इसको बोलते हैं ब्रांच ऑडिट। जब ऑडिटर ब्रांचेस में जाके मेरे अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स को चेक करता है दोस्तों, उस ऑडिट को बोलते हैं अपने लोग ब्रांच ऑडिट। एक कंपनी के बहुत सारे ब्रांचेस रहते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में जब ऑडिटर जाते हैं और ब्रांचेस में जा जाके ऑडिट करते हैं, उसको अपने लोग बोलते हैं ब्रांच ऑडिट। अब पढ़िए, ए ब्रांच ऑडिट मीन्स द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड एट ब्रांच ऑफिस ऑफ ए कंपनी। तो ब्रांच ऑडिट क्या होता है? ब्रांच ऑडिट का मतलब होता है कि ऑडिट ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड एट ब्रांच ऑफिस ऑफ ए कंपनी अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013। ब्रांच अकाउंट्स में बी ऑडिटेड either by the company's main auditor or by the separate branch auditor appointed for that purpose। सीधा सा बात। तो ब्रांच ऑडिट का मतलब क्या होता है कि अगर एक ऑडिटर ब्रांच बाय ब्रांच विजिट कर रहा है और ब्रांच जाके नॉर्मली उसका अकाउंट चेक कर रहा है नॉर्मली, उसको क्या बोलते हैं? ब्रांच ऑडिटर। अच्छा, एक ब्रांच ऑडिटर का क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए? एक ब्रांच ऑडिटर का क्वालिफिकेशंस यही होना चाहिए कि वो ये होना चाहिए, सीधा सा बात है, एलिजिबल होना चाहिए कंपनीज एक्ट के तहत वो, और वो प्रोफेशनल होना चाहिए। एक ब्रांच ऑडिटर का बस इतना ही क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि वो सीए होना चाहिए, वो एलिजिबल होना चाहिए, वो प्रोफेशनल होना चाहिए। अब देखिए, अब एक ऑडिटर हेड ऑफिस में काम करेगा, वो ऑडिटर ब्रांच ब्रांच तो घूम नहीं सकता, तो इसीलिए ब्रांच ऑडिटर अलग से मेंटेन करना पड़ता है कि ब्रांच का ऑडिटर, वो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस का ऑडिटर है। तो एक ब्रांच ऑडिटर के लिए आपको क्या क्या होना पड़ेगा सर? एक सीए होना पड़ेगा, एलिजिबल होना पड़ेगा कंपनीज एक्ट के तहत, और प्रोफेशनल कंपिटेंस होना पड़ेगा, मतलब प्रोफेशनल। ठीक है, क्लियर है? अब बात करते हैं कि पावर्स क्या है ब्रांच ऑडिटर का। भैया एक ब्रांच ऑडिटर क्या क्या कर सकता है? सबसे पहले तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख सकता है, राइट टू एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, राइट टू वेरीफाई असेट्स एंड लाइबिलिटीज। वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख सकता है, वो इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन कर सकता है, वो असेट्स एंड लाइबिलिटीज को वेरीफाई कर सकता है। ये पावर्स है ब्रांच ऑडिटर। जैसे एक नॉर्मल ऑडिटर का पावर रहता है, वही सेम सेम पावर आप लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ड्यूटीज क्या रहता है? जैसे एक नॉर्मल ऑडिटर का ड्यूटीज रहता है, वही सेम ब्रांच ऑडिटर का भी ड्यूटी रहता है। तो आप अपने लोग पढ़ेंगे ड्यूटीज ऑफ ब्रांच ऑडिटर क्या क्या रहता है सर? एग्जामिनेशन ऑफ ब्रांच अकाउंट्स। तो ब्रांच ऑडिटर क्या करता है? ब्रांच अकाउंट्स का एग्जामिन करता है, ब्रांच अकाउंट का एग्जामिन करता है वो। आप लोग को पढ़ाए थे ना मतलब कि ब्रांच अकाउंट, उसका वो एग्जामिन करता है। फिर डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड। एक ब्रांच ऑडिटर जो है वो एरर्स और फ्रॉड को डिटेक्ट करता है। वेरिफिकेशन ऑफ ब्रांच असेट्स एंड लाइबिलिटीज। ब्रांच में जितने भी असेट्स हैं, जितने भी लाइबिलिटीज हैं, उसका प्रॉपर तरीके से वेरिफिकेशन करेगा नॉर्मली कि असेट्स का वैल्यू ज्यादा बढ़ा के तो नहीं लिख दिया, लाइबिलिटीज का वैल्यू ज्यादा कमा के तो नहीं लिख दिया। तो ब्रांच का असेट्स, ब्रांच का लाइबिलिटीज को पूरा प्रॉपर तरीके से वेरीफाई करेगा। फिर सबमिशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। सबमिशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, एक ब्रांच ऑडिटर जो है वो ऑडिट रिपोर्ट भी सबमिट करता है। ये लीजिए, ये ब्रांच का ऑडिट रिपोर्ट है, ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट उसका नाम रहता है। फिर कंप्लायंस विद ऑडिट स्टैंडर्ड। एक ब्रांच ऑडिटर जो है ये इंश्योर करता है कि सब कुछ, सारे के सारे काम ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से हो रहा है कि नहीं। एक ब्रांच ऑडिटर जो है ये सारे के वो ये इंश्योर करता है कि सारे के सारे काम जो है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से हो रहा है कि नहीं। एंड चेकिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ब्रांच एक ब्रांच ऑडिटर जो होता है वो ब्रांच ऑफिस का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करता है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करता है। ठीक है, अब बात करेंगे जॉइंट ऑडिट क्या होता है। आइए, जॉइंट ऑडिट क्या होता है? जॉइंट ऑडिट, राइट ए नोट ऑन जॉइंट ऑडिट। तो जॉइंट ऑडिट मतलब जब दो इंडिपेंडेंट ऑडिटर साथ मिलके काम करे, जब दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट ऑडिटर साथ में मिलके काम करे, हम भी हैं ऑडिटर, तुम भी हो ऑडिटर, चलो साथ मिलके काम करते हैं, उसको बोलते हैं जॉइंट ऑडिट। जब एक बहुत बड़ा सा कंपनी है और दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट ऑडिटर जब साथ में मिलके काम करते हैं, उसको बोलते हैं अपने लोग क्या? जॉइंट ऑडिट बोलते हैं, जॉइंट ऑडिट बोलते हैं उसको। ठीक है, तो जॉइंट ऑडिट का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट ऑडिटर जब साथ मिलके काम करते हैं एक ही कंपनी के लिए, एक ही कॉमन ऑडिट रिपोर्ट के लिए, नॉर्मली उसको बोलते हैं जॉइंट ऑडिट।
So joint audit means an audit conducted by two or more independent auditors who are jointly appointed to examine the accounts of same organizations and submit a common audit report. Joint audit is generally used in large companies. ये large companies के लिए होता है जहां पे बहुत सारा ऑडिटर का रिक्वायरमेंट पड़ता है. जॉइंट ऑडिट का मतलब एक कंपनी से एक ऑडिटर आया, दूसरा कंपनी से दूसरा ऑडिटर आया और दोनों मिलकर काम कर रहा है. जब एक कंपनी का ऑडिट दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट ऑडिटर करते हैं उसको बोलते हैं अपने लोग जॉइंट ऑडिट. तो यहाँ पे क्या क्या होता है, यहाँ पे ऑडिट वर्क का ना डिवीजन हो जाता है कि आधा काम तुम करो आधा काम हम करें. यहाँ पे ना जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है कि अगर दो इंडिपेंडेंट ऑडिटर थे तो तुम लोग इक्वली रिस्पॉन्सिबल हो, इक्वली रिस्पॉन्सिबल. एक का एक्ट के लिए दूसरा रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, अगर एक ने गड़बड़ किया तो दूसरा भी रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा. ठीक है. ऑल जॉइंट ऑडिटर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनल ऑडिट रिपोर्ट. इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है कि सारे के सारे जॉइंट ऑडिटर जो होते हैं नॉर्मली वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेते हैं, अपने मन से हम डिसीजन लेंगे, हम तुमसे नहीं पूछने जाएंगे. होंगे तुम ऑडिटर लेकिन हम तुमसे नहीं पूछेंगे, हम अपने मन से डिसीजन लेंगे. ईच ऑडिटर इंडिपेंडेंटली एग्जामिन्स द पार्ट ऑफ द वर्क असाइन टू देम. जो काम उसको असाइन किया गया है वो अपने हिसाब से करेगा, वो पूछने नहीं जाएगा दूसरा ऑडिटर को इसको ऐसे करे, इसको ऐसे करे, कैसे करे. इम्प्रूव्स एफिशिएंसी ऑफ ऑडिट. अगर आप जॉइंट ऑडिट करते हो इससे एफिशिएंसी बढ़ता है, ऑडिट का एफिशिएंसी बढ़ता है. फिर बेटर स्पेशलाइजेशन एंड एक्सपीरियंस. ठीक है. तो ऑडिट वर्क अपना अपना स्पेशलाइजेशन के हिसाब से, स्पेशलाइज्ड नॉलेज के हिसाब से नॉर्मली, जैसे हमको मान लीजिए ये काम करना पसंद है तो हम ये काम करेंगे, उसको मान लीजिए वो काम करना पसंद है तो वो काम करेगा नॉर्मली. तो अपने स्पेशलाइजेशन के हिसाब से सब ऑडिटर अपना काम बांट सकता है यहाँ पे अगर जॉइंट ऑडिट हुआ. और रेड्यूसेस वर्क बर्डन. यहाँ पे काम का बर्डन जो है वो रेड्यूस हो जाएगा धीरे धीरे करके. ठीक है. रेड्यूस हो जाएगा. ये सब पढ़ लीजिएगा, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ये सब पढ़ लीजिएगा. ठीक है. अब अपने लोग पढ़ेंगे कि कंपनीज एक्ट 2013 का प्रोविजंस क्या है डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड के लिए. ठीक है. कि कंपनीज एक्ट 2013 का क्या प्रोविजंस है डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड के लिए. अगर कंपनीज में अगर डिविडेंड पे की जा रही है तो उसका क्या क्या प्रोविजंस है. ठीक है. तो डिविडेंड क्या होता है. अब डिविडेंड वो होता है नॉर्मली कि शेयर होल्डर जो आपके कंपनी में जो पैसा इन्वेस्ट किया नॉर्मली, तो अगर कंपनी में कुछ प्रॉफिट्स होता है उस प्रॉफिट का एक छोटा सा पोर्शन आप डिविडेंड देते हो. अगर कंपनी में प्रॉफिट्स होता है तो उस प्रॉफिट्स का एक पोर्शन आप डिविडेंड में दे देते हो शेयर होल्डर्स को. ये लो तुम्हारा कमाई, तुमने जो इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है ये लो तुम्हारा कमाई. तो सीधा सा बात है डिविडेंड कंपनी का प्रॉफिट का वो हिस्सा है जो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है. ठीक है. तो एक इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है वो हमेशा हर साल डिविडेंड कमाती है. तो यहां पे क्या प्रोविजंस है डिविडेंड को लेके, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों. सबसे पहला रूल है कि डिविडेंड सिर्फ प्रॉफिट में से ही दिया जा सकता है. अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से ही डिविडेंड दिया जा सकता है, ऐसा कंपनीज एक्ट 2013 बोलती है. तो कंपनीज एक्ट 2013 बोलती है कि मतलब कि डिविडेंड खाली वो करेंट ईयर का प्रॉफिट से ही दिया जा सकता है. नॉर्मली करेंट ईयर में कुछ प्रॉफिट अगर हुआ है उससे ही आप डिविडेंड से दे सकते हो, नहीं तो नहीं. प्रोविजन फॉर डिप्रीशिएशन कि डिविडेंड देने से पहले सारे के सारे फिक्स्ड असेट का आप डिप्रीशिएशन पहले निकाल लो. बिफोर डिक्लेयरिंग डिविडेंड द कंपनी मस्ट प्रोवाइड डिप्रीशिएशन ऑन फिक्स्ड असेट अकॉर्डिंग टू द लीगल रिक्वायरमेंट्स. मतलब डिविडेंड देने से पहले आप फिक्स्ड असेट का डिप्रीशिएशन निकाल लो, उसके बाद डिविडेंड देना आपको. ट्रांसफर टू रिजर्व. So the company may transfer a portion of profit to reserve before declaration of dividend if considered necessary. अगर एक कंपनी चाहे तो वो कुछ पोर्शन जो है वो रिजर्व में रख सकती है. अगर एक कंपनी चाहे तो डिविडेंड देने से पहले वो प्रॉफिट का कुछ पोर्शन जो है वो रिजर्व में भी रख सकती है. ऐसा हुआ ना, रिजर्व में भी रख सकती है कि हम पूरा का पूरा प्रॉफिट डिविडेंड में नहीं देंगे, हम थोड़ा प्रॉफिट रिजर्व में रखेंगे ताकि फ्यूचर एक्सपांशन हो पाए कंपनी का. डिक्लेरेशन बाय शेयर होल्डर इन एजीएम. फाइनल डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय द शेयर होल्डर एट एजीएम. मतलब जो यहाँ पे डिविडेंड का डिक्लेरेशन है कि डिविडेंड देना है कि नहीं देना है वो एजीएम में डिसाइड होगा. एजीएम में डिसाइड होगा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिकमेंडेशंस में डिसाइड होता है नॉर्मली कि डिविडेंड देना है कि नहीं देना है. फिर बात करते हैं इंटरिम डिविडेंड. अगर किसी को इंटरिम डिविडेंड देना है तो वो दो एजीएम के बीच में होना चाहिए. अगर किसी को इंटरिम डिविडेंड देना है तो दो एजीएम के बीच में होना चाहिए नॉर्मली. ठीक है.
फिर सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर डिविडेंड। अगर आपको डिविडेंड देना है शेयर होल्डर को, अगर आप एक कंपनी हो, अगर आपको डिविडेंड देना है तो 5 दिन के अंदर अंदर वो डिविडेंड का जितना भी पैसा एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखिए। लिखा हुआ है डिक्लेयर डिविडेंड मस्ट बी डिपॉजिटेड इन ए सेपरेट बैंक अकाउंट विद इन 5 days ऑफ फ्रॉम डिक्लेरेशन। कि अगर आपको अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है, आपने डिसाइड कर लिया, अगर कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि उसको शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है, तो 5 दिन के अंदर अंदर, मतलब कि डिक्लेरेशन के 5 दिन के अंदर अंदर आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में डिविडेंड का सारा पैसा रखना पड़ेगा, तो सारा का सारा पैसा रखना पड़ेगा। अच्छा, अब यहां पे बोला गया है कि डिविडेंड के अगर आपका कंपनी डिविडेंड देगा तो 30 दिन के अंदर अंदर डिविडेंड दे देना। अपने शेयर होल्डर को 30 दिन के अंदर अंदर डिविडेंड पे कर देना। डिविडेंड शुड बी पेड टू शेयर होल्डर्स विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। 30 दिन के अंदर अंदर डिविडेंड दे देना नॉर्मली। क्लियर है? अगर मान लीजिए कि अगर अगर आप 30 दिन के अंदर अंदर डिविडेंड नहीं दिए तो उसके लिए पेनाल्टी लग सकता है, उसके लिए ऑफिसर्स पे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे ना पेनाल्टी लग सकता है नॉर्मली। ठीक है, तो अगर डिविडेंड देने का वादा किए हो तो भूलना मत। ऐसा मत करना तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। डिविडेंड का वादा किया हुआ है तो दे देना 30 दिन के अंदर अंदर। नहीं देते हो तो पेनाल्टी लग जाएगा, पेनाल्टी लग जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे कि प्रोविजन फॉर कंपनीज एक्ट 2013 रिगार्डिंग डिविजिबल प्रॉफिट। अब डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है जरा समझने की कोशिश कीजिए। अब डिविजिबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो कानूनी रूप से शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में बनाता है। ठीक है, अब मतलब कि डिविजिबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो कानूनी रूप से शेयर होल्डर्स के बीच में बांटा जाता है, बांटा जाता है। मतलब कैसे डिवाइड करें, ये प्रॉफिट को कैसे डिवाइड करें, प्रॉफिट को आपस में डिवाइड कैसे करें। तो डिविजिबल प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट जिसको ये कंपनीज एक्ट के तहत अपने लोग बांटते हैं अपने शेयर होल्डर्स के बीच में। शेयर होल्डर के बीच में कैसे करके बांटा जाता है, यहां पे उसका प्रोविजंस क्या है उसके बारे में अपने लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है कि डिविडेंड ओनली आउट ऑफ रियल प्रॉफिट। डिविडेंड सिर्फ कंपनी के रियल प्रॉफिट से दिया जा सकता है। सबसे पहला रूल है कि कंपनी अगर प्रॉफिट कमा रही है तो ही डिविडेंड दिया जा सकता है, वरना नहीं। बात खत्म। ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, वापस सेम रूल कि डिविडेंड देने से पहले आपको सारे के सारे फिक्स्ड असेट का प्रोविजन लेना पड़ेगा, उसके बाद आप डिविडेंड दे सकते हो। एडजस्टमेंट फॉर प्रीवियस लॉसेस, अगर कुछ पास्ट लॉसेस हुआ है, प्रीवियस लॉसेस हुआ है, पहले उसका एडजस्टमेंट कीजिए फिर जाके आप डिविडेंड दे सकते हो। प्रीवियस ईयर में कुछ लॉसेस हुआ है, पहले उसको आप एडजस्ट कीजिए, उसके बाद अगर कुछ बचा तब डिविडेंड देना, मतलब। ठीक है, पास्ट लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन शुड बी एडजस्टेड बिफोर प्रॉफिट बिकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज फॉर डिविडेंड। ट्रांसफर टू रिजर्व, आप चाहो तो कुछ पैसे आप रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हो और कुछ पैसे का डिविडेंड दे सकते हो। आप अगर चाहो तो कुछ पोर्शन ऑफ अमाउंट आप ट्रांसफर कर सकते हो रिजर्व में। ठीक है, उसके बाद आप डिविडेंड डिक्लेयर करो। सारा का सारा पैसा डिविडेंड डिक्लेयर मत करो। ठीक है, फिर बोला गया है कि कैपिटल प्रॉफिट को डिविडेंड के रूप में तभी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलाउ करे और जब प्रॉफिट कैश में रियलाइज हो जाए। तो कैपिटल प्रॉफिट को भी आप वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो जब एओए आपका अलाउ करे तब, और आपको पूरा का पूरा कंप्लायंस विद, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से पूरा का पूरा कंप्लायंस करना जरूरी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से नॉर्मली कंप्लायंस करना जरूरी है नॉर्मली। एंड प्रोटेक्शन ऑफ क्रेडिटर्स एंड शेयर होल्डर्स, ये प्रोविजंस कंपनी के क्रेडिटर्स और शेयर होल्डर्स को भी प्रोटेक्ट करती है। ये जो प्रोविजंस है कंपनी के क्रेडिटर्स और शेयर होल्डर्स को भी प्रोटेक्ट करती है। ये सब पढ़ लीजिएगा 5, ये मतलब कि 5 या 10 पढ़ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहां पे बोला हुआ है कि कैन डिविडेंड बी पेड आउट ऑफ द करेंट ईयर प्रॉफिट विदाउट मेकिंग गुड पास्ट लॉसेस। ठीक है, यहां पे अपने को बोला है कि क्या हम लोग नॉर्मली करेंट ईयर के प्रॉफिट से डिविडेंड पे कर सकते हैं नॉर्मली। अगर अगर पास्ट में लॉसेस हुआ है हमारा, उसको एडजस्ट किए बिना क्या डिविडेंड पे कर सकते हैं। अगर पास्ट में लॉसेस हुआ है अपने को,
पिछला साल लॉस हुआ था, उसको हमने एडजस्ट नहीं किया था, तो एडजस्ट किए बिना क्या इस साल हम डिविडेंड पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? सीधा सा बात है, नहीं। अगर पास्ट में आपका कुछ लॉसेस हुआ है तो उसको जब तक आप एडजस्ट नहीं करोगे, उसको जब तक आप सेट ऑफ नहीं करोगे, इस साल का आप डिविडेंड पे नहीं कर सकते। नो, डिविडेंड शुड नॉट जनरली नॉट बी पेड आउट ऑफ द करेंट प्रॉफिट विदाउट मेकिंग गुड पास्ट लॉसेस। तो अगर आपका पास्ट में लॉस हो चुका है नॉर्मली, उसको पहले आपको सेट ऑफ करना पड़ेगा। अगर आपका कोई डेप्रीशिएशन है, फिक्स्ड असेट है, फिक्स्ड असेट को पहले डेप्रीशिएट करना पड़ेगा, उसके बाद जो बचा कुचा अमाउंट है उसका आप डिविडेंड बांट सकते हो नॉर्मली। तो प्रीवियस ईयर का जो पास्ट लॉसेस है उसको पहले सेट ऑफ कीजिए, उसको पहले क्लियर कीजिए, उसके बाद ही जो बचा हुआ अमाउंट है उसको आप डिविडेंड कर सकते हो नॉर्मली, ठीक है। सो कंपनी करेंट ईयर के प्रॉफिट से डिविडेंड नहीं दे सकती जब तक पास्ट लॉसेस और डेप्रीशिएशन को एडजस्ट ना कर दे। पास्ट लॉसेस को पहले मिटाइए और डेप्रीशिएशन को पहले मिटाइए, जो बचा उसके बाद ही आप डिविडेंड बांट सकते हो, नहीं तो नहीं। मान लीजिए 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, उसमें आपका जो पास्ट का लॉसेस है वो 50,000 का लॉस है, लॉस, ये प्रीवियस ईयर का लॉस है, और डेप्रीशिएशन 10,000 का है। तो पहले आप इसको आप पहले इसको आप सेटअप कीजिए नॉर्मली। आप रिमेनिंग 40,000 का ही डिविडेंड दे सकते हो नॉर्मली, ठीक है, क्योंकि पास्ट ईयर में आपका 50,000 का लॉस हुआ था और 10,000 का डिप्रीशिएशन इस साल लग रहा है नॉर्मली, तो 40,000 का ही आप सिर्फ डिविडेंड दे सकते हो। ऐसा आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, ऐसा 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 क्यों किया जाता है, रीजंस? आप बोलोगे सर ऐसा क्यों किया जाता है, इसका रीजंस? इसका रीजन है कि प्रोटेक्शन ऑफ कैपिटल, अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि हम लॉस में लॉस भुगतते रहे और कंपनी का ओनर जो है पैसा पे पैसा लेके जाए, नहीं, तो अपना कैपिटल भी प्रोटेक्ट करना है। रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रू प्रॉफिट दिखाने के लिए सिर्फ करेंट प्रॉफिट देखने से एक्चुअल का पता नहीं लगता। जो सब लॉसेस है उसको मिटाते जाओ, जो सब लॉसेस है आपका प्रीवियस ईयर का जो लॉसेस है उसको आप एडजस्ट करोगे तब ना होगा, ठीक है। प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन इज इंपॉर्टेंट, तो हमेशा डेप्रीशिएशन लेना इंपॉर्टेंट बन जाता है आप लोगों के लिए, हमेशा डेप्रीशिएशन लेना इंपॉर्टेंट बन जाता है। पिछले साल का जो डेप्रीशिएशन है उसको लेना जरूरी है, उसको पहले लो, एडजस्ट करो, उसके बाद जो बचा फिर डिविडेंड देना। फिर यहां पे प्रोटेक्शन ऑफ क्रेडिटर्स इंटरेस्ट, क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर लॉसेस एडजस्ट किए बिना डिविडेंड दिया या तो क्रेडिटर्स का इंटरेस्ट का नुकसान हो जाएगा जो आपको लोन वोन दिया नॉर्मली, ठीक है। कंप्लायंस विद लीगल प्रिंसिपल्स, रूल्स, लॉस, रेगुलेशंस आप लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे। कुछ कंपनीज एक्ट के हिसाब से रूल्स भी है, तो पुराना अगर कोई लॉस है उस लॉस को पहले सेट ऑफ करो, उस लॉस को एडजस्ट करो। अगर पुराना कोई डेप्रीशिएशन है उस डेप्रीशिएशन को पहले एडजस्ट करो, उसके बाद अगर कुछ बचा, उसके बाद कुछ अमाउंट बचा तो उसका डिविडेंड ले सकते हैं, ठीक है। और कितना है, बहुत है। आइए, इसको मत पढ़िए, छोड़ दीजिए, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है कि क्या वो डिविडेंड फिक्टिशियस एसेट से पे कर सकते हैं क्या? नहीं, हम पे नहीं कर सकते डिविडेंड को, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, इसको आप लोग जस्ट रीड कर लीजिएगा, नॉट इंपॉर्टेंट, रीड कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। इसको रीड लेकिन कर लीजिएगा कि कैन ए कंपनी पे डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, क्या कंपनी कैपिटल प्रॉफिट से डिविडेंड पे कर सकती है? तो हाँ, पे कर सकती है, लेकिन कुछ कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस आप लोग पे कर दीजिएगा। अब कंडीशंस क्या है सर? एओए आपका मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन परमिट करना चाहिए आपको नॉर्मली, फिर कैपिटल प्रॉफिट शुड बी रियलाइज्ड, ठीक है। तो कुछ कुछ कंडीशंस है नॉर्मली, इसका पढ़ लीजिएगा कि क्या कंपनी जो है वो क्या वो कंपनी जो है एक कैपिटल प्रॉफिट से डिविडेंड पे कर सकती है कि नहीं कर सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं होना चाहिए, नहीं आना चाहिए। आइए, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाँ, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए अब पढ़ेंगे, स्टेट द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ द कंपनी ऑडिटर का अपने को बताने बोला है नॉर्मली, कि कब कब हम लोग कंपनी ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं
और कैसे कैसे कंपनी ऑडिटर को हम लोग अपॉइंट कर सकते हैं, क्या रूल्स है कि और एक हम लोग अपॉइंट करना चाहते हैं ऑडिटर को, एक हम लोग अपॉइंट करना चाहते हैं ऑडिटर को, तो उसके क्या प्रोविजंस है वो बताने बोला है। और एक कंपनी ऑडिटर को रिमूव किस तरीके से किया जा सकता है उसका भी अपने को प्रोविजंस बताना है नॉर्मली, कि प्रोविजंस रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी ऑडिटर, प्रोविजंस रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ वो कंपनी ऑडिटर। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं कि प्रोविजंस रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी ऑडिटर। तो देखिए एक कंपनी का सबसे पहला वाला जो ऑडिटर रहेगा, फर्स्ट ऑडिटर, तो यहां पे बोला गया है कि अगर आप एक गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, अगर आप एक गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, तो एक कंपनी को ये 30 दिन के अंदर अंदर 30 दिन के अंदर अंदर एक ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा। द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी अदर देन द गवर्नमेंट कंपनी इज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। जब कंपनी रजिस्टर हुआ उसके 30 दिन के अंदर अंदर सबसे पहला वाला ऑडिटर आपका अपॉइंट हो जाना चाहिए, अगर आप एक गवर्नमेंट कंपनी नहीं हो। अगर आप एक गवर्नमेंट कंपनी नहीं हो, अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो, तो रजिस्ट्रेशन के मतलब कि कंपनी के रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर अंदर आपका पहला ऑडिटर अपॉइंट हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर यहां पे बोला गया फर्स्ट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। सर ये गवर्नमेंट कंपनी के केस में अगर आप एक सरकारी कंपनी हो नॉर्मली, तो 60 दिन के अंदर अंदर आपका ऑडिटर अपॉइंट हो जाना चाहिए फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। अगर आप एक सरकारी कंपनी हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, तो 60 दिन के अंदर अंदर आपका पहला वाला ऑडिटर अपॉइंट हो जाना चाहिए रजिस्ट्रेशन के 60 दिन के अंदर अंदर, रजिस्ट्रेशन के 60 दिन के अंदर अंदर। तो यहां पे प्रोविजंस क्या है अपॉइंटमेंट का, कि आप सबसे पहले पहला वाला ऑडिटर को अपॉइंट करोगे 30 दिन के अंदर अंदर, अगर आप प्राइवेट कंपनी हो नॉर्मली 30 दिन के अंदर अंदर, रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर अंदर, रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी के 30 दिन के अंदर अंदर ही सबसे पहला वाला ऑडिटर आप अपॉइंट करोगे बीओडी के अप्रूवल के अंदर अंदर। अगर बीओडी अप्रूव नहीं कर पाया, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव नहीं कर पाया, तो जनरल मीटिंग में डिसाइड कीजिएगा। अगर आप एक सरकारी कंपनी चलाते हो, ठीक है, तो उसका ऑडिटर जो है 60 दिन के अंदर अंदर अपॉइंट होगा आफ्टर रजिस्ट्रेशन। फिर बात करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर। अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर, तो एजीएम में शेयर होल्डर्स ऑडिटर अपॉइंट करते हैं। ऑडिटर का टर्म 5 साल तक होता है, कि एक ऑडिटर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 साल तक अपना ड्यूटी कर सकता है नॉर्मली उस सेम कंपनी के लिए। तो शेयर होल्डर्स अपॉइंट द ऑडिटर एट द एनुअल जनरल मीटिंग फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर्स। एक ऑडिटर एक कंपनी के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 साल तक ये काम कर सकता है, उसके बाद रिप्लेस करना जरूरी है। याद रखिएगा कि एक कंपनी का जो ऑडिटर है वो एजीएम में डिसाइड होता है और वो शेयर होल्डर ही अपॉइंट करता है बाय वोटिंग। और 5 साल का टीनियर होता है एक ऑडिटर का, जो है 5 साल का टीनियर होता है, मतलब 5 साल के बाद दूसरा ऑडिटर मतलब कि चेंज करना ही पड़ेगा, वरना वो ज्यादा दिन हो जाएगा तो वो तो घूस घूस लेने लगेगा ना। तो 5 साल तक का ही रहता है एक ऑडिटर। ठीक है, रिटन कंसेंट एंड सर्टिफिकेट। रिटन कंसेंट एंड सर्टिफिकेट, अपॉइंटमेंट से पहले ऑडिटर का रिटन कंसेंट और एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ठीक है, अपॉइंटमेंट से पहले ऑडिटर का रिटन कंसेंट कि हाँ मैं इस कंपनी में ऑडिटर बनने के लिए रेडी हूं, वो होना जरूरी है। तो बिफोर अपॉइंटमेंट द ऑडिटर मस्ट गिव रिटन कंसेंट एंड सर्टिफिकेट स्टेटिंग दैट ही सेटिस्फाई कंडीशंस एंड क्वालिफिकेशंस अंडर द कंपनीज एक्ट। रोटेशन ऑफ ऑडिटर, तो कंपनीज बोलती है कि ऑडिटर को रोटेट करते रहो। हाँ, ऑडिटर को रोटेट करते रहो, हर 5-5 साल में ऑडिटर चेंज होता रहेगा कंपनी का। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट के तहत ये बोला गया है कि कंपनी को रोटेट करते रहो, हर 5-5 साल में कंपनी का ऑडिटर चेंज होता रहेगा। एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशंस, एक ऑडिटर बेटा सीए होना चाहिए, उसका सीए फर्म होना चाहिए। ठीक है, और उसके पास प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट भी रहना चाहिए कि ऑडिटिंग का प्रैक्टिस कर सकता है, उसका सर्टिफिकेट भी रहना चाहिए। ठीक है, वो मतलब कि क्वालिफाइड होना चाहिए, सीधा सा बात है ऑडिटर। Notice to register, the company must inform the registrar of the companies about the appointment of the auditor in the prescribed form। तो ये कंपनी जो है वो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को नोटिस देगा कि हाँ हमने अपॉइंट कर लिया है, हमने अपॉइंट कर लिया ऑडिटर अपने कंपनी के लिए। ठीक है, अब बात करेंगे रिमूवल ऑफ द ऑडिटर का प्रोविजंस, कि हम एक कंपनी ऑडिटर को रिमूव करना चाहते हैं तो इसका क्या प्रोविजंस है, कैसे करें रिमूव।
हम धक्के मार के भगाना चाहते हैं एक तो ऑडिटर को, तो वो कैसे कैसे करें? सबसे पहला तो होता है रिमूवल बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म। आप चाहो तो उसके टर्म से पहले, वो ऑडिटर के टर्म से पहले आप उसको रिमूव कर सकते हो। ऑडिटर को उसका टर्म खत्म होने से पहले रिमूव नहीं किया जा सकता, ठीक है, जब तक उसको सेंट्रल जब तक उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल ना देता है, ठीक है। एन ऑडिटर कैन नॉट बी रिमूव बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म विदाउट अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जब तक उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करता तब तक एक ऑडिटर को रिमूव नहीं कर सकते उसके टर्म के पहले, ठीक है। स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड। ऑडिटर को रिमूव करने के लिए जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायरमेंट, मतलब कि 75% वोटिंग रिक्वायरमेंट है। 75% अगर यस बोलेंगे नॉर्मली, उसके बाद ही आप ऑडिटर को रिमूव कर सकते हो। द कंपनी मस्ट पास ए स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग फॉर रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ऑडिटर को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाए। नॉर्मली अगर आप ऑडिटर को हटाना चाहते हो तो ऑडिटर को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाए। द ऑडिटर मस्ट बी गिवन ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन हिज पोर्शन बिफोर रिमूवल। एप्लीकेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट। रिमूवल के लिए कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देनी पड़ती है। अगर आप रिमूव करना चाहते हो तो रिमूवल के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशंस देनी पड़ेगी कि मैं अपना कंपनी का ऑडिटर को रिमूव करना चाहता हूं। रेजिग्नेशन बाय ऑडिटर। ऑडिटर चाहे तो खुद से भी रिजाइन कर सकता है, ऑडिटर चाहे तो खुद से भी रिजाइन कर सकता है, लेकिन रीजंस के साथ उसको आरओसी के साथ फाइल करना पड़ेगा। ऑडिटर चाहे तो खुद से भी रिजाइन कर सकता है कि मैं इस कंपनी में ऑडिट और नहीं करूंगा, ठीक है। फिर कैजुअल वैकेंसी। रेजिग्नेशन या किसी भी रीजन से वैकेंसी आए तो प्रेस्क्राइब्ड मैनर में नया ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है नॉर्मली, ठीक है, कि वैकेंसी हो गया नॉर्मली, अब कोई ऑडिटर नहीं है तो अब अपने को न्यू वाला ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा प्रेस्क्राइब्ड मैनर में। तो कैजुअल वैकेंसी कॉस्ट बाय द रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑडिटर इज फाइल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स विद इन प्रेस्क्राइब्ड टाइम्स। और अगर कोई भी ये सब प्रोविजंस में वायलेशंस हुआ तो बड़ा सा पेनल्टी लगेगा, बड़ा सा फाइन लगेगा नॉर्मली। वायलेशंस ऑफ द प्रोविजंस रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट और रिमूवल ऑफ द ऑडिटर। अपॉइंटमेंट या रिमूवल ऑफ द ऑडिटर में कोई भी रूल्स का अगर आपने वायलेशन किया तो आपको पेनल्टी लगेगा आप लोगों को, ठीक है, पेनल्टी लगेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, इसको आप लोग पढ़ोगे, रीड करोगे इसको, ठीक है। अनक्लेम्ड डिविडेंड। सबसे पहले तो सबसे पहले तो पढ़ते हैं अनक्लेम्ड डिविडेंड। अनक्लेम्ड डिविडेंड का मतलब कि हमने अपना शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया, हमने अपना शेयर होल्डर के नाम पे डिविडेंड इशू कर दिया, लेकिन वो ससुरा लेवे नहीं किया। अनक्लेम डिविडेंड वो डिविडेंड है जो कंपनी ने डिक्लेयर कर तो दिया है लेकिन शेयर होल्डर प्रेस्क्राइब टाइम के अंदर रिसीव ना करे। अनक्लेम्ड अनक्लेम्ड डिविडेंड मतलब कंपनी ने डिविडेंड दे दिया, कंपनी ने बैंक अकाउंट में डिविडेंड दे दिया, लेकिन एक प्रेस्क्राइब टाइम के अंदर वो रिसीव ही नहीं किया, उसके पास पहुंचा ही नहीं है वो डिविडेंड, वो रिसीव ही नहीं किया डिविडेंड, वो उसको बोलते हैं अनक्लेम्ड डिविडेंड, उसको बोलते हैं अनक्लेम्ड डिविडेंड। So unclaimed dividend means the dividend declared by the company which remains unpaid or unclaimed by the shareholder within the prescribed period. This may happens because shareholder did not collect the dividend warrants, change address, lose dividend instrument. ये इसीलिए होता है क्योंकि वो शेयर होल्डर्स जो है वो डिविडेंड वारंट रिसीव नहीं किया हुआ है, या एड्रेस चेंज हो चुका है उसका, या डिविडेंड का इंस्ट्रूमेंट्स वो चेंज हो चुका है, कि कंपनी डिविडेंड तो इशू कर रही है लेकिन वो ले ही नहीं रहा है, वो ले ही नहीं रहा डिविडेंड, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं अनक्लेम्ड डिविडेंड। तो इसका ट्रीटमेंट क्या क्या होना चाहिए, सीधा सा बात है, इसका ट्रीटमेंट क्या क्या होना चाहिए वो जरा पढ़िए। सबसे पहला बोला हुआ ट्रांसफर टू सेपरेट बैंक अकाउंट। अगर अगर भैया डिविडेंड डिक्लेयर होने के 5 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, यहां पे ये बोला गया है कि डिविडेंड डिक्लेयर होने के 5 दिन के अंदर अंदर वो डिविडेंड का पैसा सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाना चाहिए, मतलब कि सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाना चाहिए। मान लीजिए कि हम लोग ने डिसाइड किया, हमारा कंपनी ने डिसाइड किया कि 1 करोड़ रुपया हम लोग डिविडेंड में बांटेंगे, तो 1 करोड़ रुपया 5 दिन के अंदर अंदर एक सेपरेट बैंक अकाउंट में आप पहले डिपॉजिट कर दीजिए, ठीक है। क्रिएशन ऑफ अनपेड डिविडेंड अकाउंट, एक अनपेड डिविडेंड अकाउंट आप क्रिएट कीजिए नया से,
So dividend remaining unpaid and unclaimed for 30 days should be transferred to the special account. ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए 30 दिनों के अंदर अंदर तक भी अगर कोई डिविडेंड नहीं लिया है, किसी को नहीं मिला है डिविडेंड, अनक्लेम्ड रहा है, उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट खोलिए जिसका नाम है अनपेड डिविडेंड अकाउंट। जो डिविडेंड 30 दिन तक अनपेड या अनक्लेम्ड रहे उसे अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। उसके लिए एक नया अकाउंट खुलेगा, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, उसमें ट्रांसफर किया जाएगा। फिर डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसको आप डिस्क्लोज कीजिए कि कितना अनक्लेम्ड डिविडेंड है। द अमाउंट ऑफ अनक्लेम्ड डिविडेंड शुड बी प्रॉपर्ली शोन इन द कंपनीज अकाउंट एंड रिकॉर्ड। जितना डिविडेंड नहीं लिया है उसको प्रॉपर्ली आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज कीजिए। बताइए, बोलिए। लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी until transferred according to the law, unclaimed dividend remains a liability payable to the shareholders। ठीक है, तो ये कंपनी का लायबिलिटी है, कंपनी का लायबिलिटी है। जब तक उसको पे नहीं कर देते, जब तक उसको अनक्लेम्ड डिविडेंड पे नहीं कर देते, ये तब तक का ये लायबिलिटी है पूरा का पूरा। ठीक है, प्रोविजन, प्रोविजन क्या क्या है देखिए। सबसे पहले ट्रांसफर आफ्टर वो 30 डेज। अब अगर मतलब कि डिविडेंड अगर डिक्लेरेशन के 30 दिन बाद भी अनपेड रहे तो अगले 7 दिन के लिए अनपेड डिविडेंड में ट्रांसफर करेगा। ठीक है, अगर 30 दिन के बाद भी अगर डिविडेंड पे नहीं हो पाया, अनक्लेम्ड हो गया है, तो अगले 7 दिन के अंदर अंदर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में वो अनपेड डिविडेंड का अमाउंट आप ट्रांसफर कर दीजिए। स्टेटमेंट ऑफ कंपनी वेबसाइट, कि कंपनी को अनपेड डिविडेंड शेयर होल्डर की डिटेल्स वेबसाइट पे डिस्प्ले करनी पड़ेगी। वेबसाइट पे आप डिस्प्ले कीजिए कि किसको किसको वो डिविडेंड नहीं मिली है नॉर्मली। द कंपनी मस्ट प्रिपेयर स्टेटमेंट कंटेनिंग नेम्स, लास्ट नोन एड्रेस एंड अनपेड डिविडेंड डिटेल्स। अनपेड डिविडेंड का पूरा डिटेल्स आप वेबसाइट में डिस्क्लोज कीजिए जिससे पता चल पाए। ट्रांसफर टू आईपीएफ आफ्टर 7 ईयर्स, मतलब अगर 7 साल तक भी अगर कोई डिविडेंड नहीं ले रहा है, अगर डिविडेंड 7 साल तक कोई क्लेम नहीं किया है, तो इसको इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर कर दीजिए। अगर 7 साल तक भी वो डिविडेंड अगर कोई नहीं ले रहा है तो उसको इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में उसको ट्रांसफर कर दीजिए, सीधा सा बात है। फिर ट्रांसफर टू रिलेटेड शेयर, जिन शेयर्स पर 7 साल तक डिविडेंड क्लेम नहीं हुई है उन शेयर्स को आईपीएफ अथॉरिटी में ट्रांसफर किया जाए। क्लेम बाय शेयर होल्डर्स, देखो अब शेयर होल्डर क्लेम कर सकता है कि मेरे को इतना दिन से जो डिविडेंड नहीं मिला था, नॉर्मली मिस्टेकनली जो नहीं मिल रहा था, वो क्लेम कर सकता है अपना डिविडेंड, आईपीएफ अथॉरिटी को क्लेम कर सकता है। तो शेयर होल्डर्स बाद में आईपीएफ अथॉरिटी से अपना डिविडेंड और शेयर्स क्लेम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसको। फिर पेनाल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस, अगर ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस आपने नहीं माना, अगर ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं माना तो बहुत बड़ा पेनाल्टी लगेगा आप लोगों को, बहुत बड़ा पेनाल्टी लगेगा। क्लियर है? इतना पढ़ लीजिएगा, हो जाए। चलिए, यूनिट नंबर 5 भी खत्म। थैंक यू सो मच। लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 4, उसको पढ़ा देंगे, हो जाएगा। चलिए, थैंक यू।